अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से क्लास 11 यूनिट नंबर 11 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स को डिटेल में देखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि तमाम कॉन्सेप्ट्स को बार बार ऐसे तरीके से प्रैक्टिस करवाएं आपको कि आपकी जो तैयारी है उन कॉन्सेप्ट्स को लेके बेस्ट हो जाए। क्योंकि फेडरल बोर्ड के परस्पेक्टिव से अगर हम लोग बात करें तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको तब टफ टाइम देते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना नहीं आता। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ चैलेंजेस वगैरह भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दूं कि आपकी बार बार वो प्रैक्टिस जब होगी तो इंशाल्लाह ताला ये पॉलिश हो जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर तुम हमारी डेली लाइव क्लासेस लेना चाहते हो मतलब कि हमारे इंस्टीट्यूट में, तो इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और हमारे साथ डेली जो लाइव क्लासेस होती हैं और उसमें तमाम सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। और हमारा जो रिकॉर्ड है वो तो इस चैनल पर काफी डिटेल से अपडेट किया हुआ है, जो कि फेडरल बोर्ड के परस्पेक्टिव से इंस्टीट्यूट को लेकर सोचबा मैक के। तो इतनी सी बात है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब अगर कि हम लोग अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल पर जाते हैं तो हमारे पास क्या है। तो ओके बच्चों, अब हम अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखें तो हमारे पास जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ 1 एम्पीयर करंट फ्लोज थ्रू अ कॉपर वायर हैविंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम लोगों का जो फर्स्ट हमारी जो अप्रोच है वो ये है कि हम लोगों ने अपना जो डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहां पर आपके पास सबसे पहले बात कर रहे हैं करंट की, इसके बाद आपको एरिया दिया हुआ है, इसके बाद लेंथ ऑफ द कंडक्टर है या लेंथ ऑफ आपके पास बात कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड बाय चार्ज कैरियर टू ट्रेवल फ्रॉम वन टू अदर एंड ऑफ द कंडक्टर। आप एक एंड से दूसरे एंड तक जो चार्ज कैरियर्स के लिए जो टाइम फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब कि एक एंड से दूसरे एंड तक कितना टाइम लगता है। यानी कि आपके पास करंट की वैल्यू है, आपके पास एरिया की वैल्यू है, आपके पास लेंथ की वैल्यू है कंडक्टर की, और साथ साथ आपको फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉपर की दी हुई है। अब ऐसे केस में जब आपको टाइम की बात कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग विल इट बी या फिर टाइम रिक्वायर्ड, इस तरह से पूछा जाता है, तो उस सिनेरियो में आपने क्या करना है, उस सिनेरियो में सिंपल वे में आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है। नाउ द थिंग इज कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि जब आप कह सकते हैं कि कंडक्टर के दोनों एंड्स पर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और उस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज कैरियर्स हैं, वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं या मूवमेंट करते हैं। तो हम लोगों ने उस फॉर्मूले के अंदर ये पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो करंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ कह सकते हैं कि जो आपके पास चार्ज कैरियर जो डेंसिटी हमारे पास है एरिया और आपके पास जो चार्ज के बराबर होती है। तो उस केस में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बेसिकली आपके पास जो है वो डी बाई टी। अगर के वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो हमारे पास होगी डी बाई टी के, और यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि हमने टी को फाइंड आउट करना है, टाइम को फाइंड आउट करना है। सो आपने बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको साइड पर करना है। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है यहाँ पर इस टी को इस साइड पर लेके आओ और पूरे के पूरे फैक्टर को इसके नीचे डिवाइड में ले जाओ। तो हमारे पास कुछ ऐसे नजर आएगा कि डी डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय आई डिवाइडेड बाय आपका आ रहा है यहाँ पर एन ए और ई इज इक्वल टू आपके पास किसके बराबर होता है, ये बराबर हो जाएगा आपके पास टाइम के। मतलब कि अगर कि आप टाइम फाइंड आउट करना चाहते हो तो टाइम की वैल्यू को साइड पे करके डी डिवाइड बाय आपने ये सारी वैल्यूज जो है वो इसके अंदर पुट करनी है। अब यहाँ पर बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास हैं और सिंपल वे में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक काम करना है कि यहाँ पर जो सारी वैल्यूज थी उनको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास जो है ये एन मेंशन है, ई आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंशन है, इसके अलावा आपकी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर ये डिस्टेंस आ रहा है वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में से आपने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब आपका सवाल होगा कि सर वाई वी आर कन्वर्टिंग द एरिया, तो याद रखिएगा कि हम यहाँ पर जो सिस्टम यूज कर रहे हैं वो है MKS, एसआई यूनिट सिस्टम, MKS। अगर तुम्हें नहीं पता आज से पहले तक तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए अगर के एसआई यूनिट सिस्टम हो तो आप क्या यूज करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आप तमाम यूनिट्स को इस सिस्टम में लेके आते हैं। मतलब कहने का क्या हुआ कि आप m यानी कहने का मतलब ये हो कि अगर के लेंथ है तो उसको मीटर में लेते हैं, आप मास को आप किलोग्राम्स में लेते हैं और s को आप सेकंड्स में लेते हो। ये बेसिकली कहलाता है SI यूनिट सिस्टम। ये आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए यूज करना होगा और बेसिकली तमाम यूनिट्स को आपने इस तरह से लेना होगा। अब हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास जो है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मेंशन है। ठीक है बच्चे, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर स्क्वायर में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली क्या होता है कि आपका जो 1 मीटर है उसमें हमारे पास 10 पावर 2
सेंटीमीटर्स आते हैं ना, मतलब कि 100 सेंटीमीटर्स आते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों को ये कंफ्यूजन हमारे पास होती है कि बेसिकली कैसे लेना है। तो आप इसको लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 पावर 2 को उधर लेके जाते हो, ठीक है, तो ये बन जाता है आपके पास मतलब क्या कह सकते हैं कि डिवाइड से ऊपर जाएगा 10 पावर -2 और ये 1 सेंटीमीटर आपके पास आता है। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है आपके पास 10 पावर -2 मीटर के। सो इसको आपने क्या करना है, इसको आप मतलब कि इस तरह से लिखोगे कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो आप इसको इस तरह से होल पर स्क्वायर लगा लो, यानी कि 1 का स्क्वायर भी लगा लो, कोई मसला नहीं होता। आप इसकी जगह 10 पावर -2 मीटर पुट करके होल का स्क्वायर कर लो। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो इससे आंसर आएगा 10 पावर -4 मीटर का स्क्वायर। मतलब कहने का ये हुआ कि सिंपल वे में जो आपके पास लाइक कह सकते हैं कि 10 की पावर है, आप उसके साथ पावर को मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट द राइट आंसर 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर है। इसको आपने माइंड में रखना है। तो 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर बराबर होता है आपके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो ये कन्वर्जन आप लोग अपने माइंड में रख सकते हो। अब ये जो कन्वर्जन है मैंने क्यों करवाई है, बाद लोग कहेंगे सर बहुत बेसिक करवा दिया। बात ऐसे की है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये 9 क्लास में कन्वर्जन नहीं समझ में आई होती और ये कन्वर्जन वो एमसीक्यूज में मिस्टेक करते हैं। तो आप लोग इस चीज से मतलब कि सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके लिए चल रहेगा। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हमने लिखी है, जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके पास जो एरिया है ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। इसके बाद आपके पास जो डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये इक्वेशन 3 है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ लाइक आपके जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हमारे पास, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इक्वेशन 4 है। इसके बाद इक्वेशन 5 है। तो ये बेसिकली हमारे पास ये वैल्यूज हैं। अब हमने क्या करना है, हमने वो टाइम फाइंड आउट करना है। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो टाइम आ रहा है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम, कि एक एंड से दूसरे एंड तक टाइम लगेगा कितना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर के इलेक्ट्रॉन्स अगर के चार्ज के लाइक कह सकते हैं कि फ्लो कर रहे हैं, तो उनको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा वो फाइंड आउट करना है। तो वो जो लाइक कह सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था उसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। मैंने आपको आइसोलेशन इसकी बता दी है, यहाँ पर डायरेक्ट वो फॉर्मूला मेंशन है। आप क्या करते हो, इन वैल्यूज को पुट करते हो। अब यहाँ पर लेट्स से अगर कि आप इसको सॉल्व करते हो ना, तो मिसाल के तौर पर ये d डिवाइड बाय i डिवाइड बाय n e a आ रहा है। तो ये इस तरह से, इसकी मिसाल ऐसे है b डिवाइड बाय c, मतलब कि a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c, यानी कि होल डिवाइड में ऐसा आ रहा है। तो ये c जो है ये आपका नहीं कह सकते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम लोग कहें कि a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c। तो आप क्या करते हैं कि ये डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, ये आपके पास c डिवाइड बाय b। तो मतलब कहने का ये हुआ कि a c डिवाइड बाय b हमारे पास आता है। तो यहाँ पर भी आपने वही काम करना है। कैसे करना है इसको देख लेते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास आ रहा है t इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय i डिवाइडेड बाय n e a हमारे पास। इसको आपने उलट करना है, यानी कि इस नीचे वाले फैक्टर को आप ऊपर लेके चले जाओगे। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये इस तरह से नजर आएगा, i मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होगा, सॉरी ये i नहीं है, ये i नहीं है, इसको हम लोग ये कहते हैं यहाँ पर ये यहाँ पर जस्ट वेट, मैं इसको ठीक कर लूं, ये i नहीं है। ओके, सो वी कैन से दैट के ये d मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई e मल्टीप्लाई a होल डिवाइडेड बाय i आता है। मतलब कि यू कैन से दैट कि आपने क्या करना है, तमाम वैल्यूज को ऊपर लेके चले जाना है, क्योंकि ये जो नीचे वाला फैक्टर था ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप ये वैल्यूज दे सकते हैं, a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c वाली, इससे इजी हो जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपल यू हैव टू पुट द वैल्यूज, मतलब कि आपने यहाँ पर d की वैल्यू, n की वैल्यू, e की वैल्यू, a की वैल्यू और i की वैल्यू को पुट कर देना। तो सारे ऐसा यूनिट सिस्टम में है, तो आप यहाँ पर भी यूनिट लिख सकते हैं। आखिर में लाइक कह सकते हैं कि आपके पास आंसर सेकंड्स में आ रहा है, तो आप सेकंड में आंसर दे सकते हैं। सेकंड में चूंकि आंसर बहुत बड़ा आता है, सो यू नीड टू कन्वर्ट द आंसर इन लाइक कह सकते हैं ईयर्स। तो सिंपल कैलकुलेटर की गेम है कि आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे तो वैसे भी आपके 1 आ रहा है, छोड़ दो, तो इतने सेकंड हमारे पास आ रहा है। तो अब यहाँ पर इतने सेकंड हमारे पास आ गया है, तो इसको आपने ईयर्स में कन्वर्ट करना है। अब मुझे ये कमेंट्स में तुमने बताना है, ये मैं नहीं करवाता, ये चीज मैं तुम लोगों के लिए छोड़ता हूँ। कुछ चीजें मैं तुम्हें चैलेंज में दूंगा कि सेकंड से ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा। मतलब कि हमने सेकंड में आंसर निकाल दी, ये भी आंसर ठीक है, यहां तक आंसर ठीक है, लेकिन चूंकि सेकंड में आंसर आ रहा है, सो यू नीड टू कन्वर्ट योर आंसर टू ईयर्स। तो तुमने क्या करना होगा, तुमने बेसिकली अपने इस आंसर को ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो आपका आंसर जो है परफेक्ट हो जाएगा, ओके हो जाएगा। तो स्मॉल से टिप देता हूं कि कन्वर्ट कैसे करना है, मतलब कि मैं टिप दे देता हूं, तुमने मुझे टेक्निक समझानी है कि करना कैसे होगा, ठीक है।
लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू देता हूं तो मुझे कन्वर्ट करके कमेंट बताना कि सर इसका कितना आंसर है। सबसे पहले मैं जरा सवाल पूछ लेता हूं। 1.85 into 10 raised to power 13 सेकेंड्स है, इसको आप लोग ईयर्स में कन्वर्ट करके मुझे देना कि सर ये ईयर्स में इतना आंसर आता है। इसकी टेक्निक ये होती है कि सबसे पहले आप ये देखो कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं और साल में कितने लाइक कह सकते हैं कि दिन होते हैं, यानी कि साल में जितने दिन होते हैं और एक दिन में जितने सेकंड होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके बाकी इसके साथ तुमने लाइक एक काम करना है। अब वो काम तुमने सोचना है और वो काम 9th क्लास में मैंने भी अभी रिसेंटली बच्चों को करवाया है, 8th क्लास में 9th क्लास का कोर्स में मैंने करवाया है। तो तुमने मुझे बताना है कि सर ये काम करना होता है और यहाँ पर ये जो आंसर आ रहा है इसको तुम लोग मतलब कि ना मुझे कन्वर्ट करके दोगे कि ये ईयर्स में कितना होता है। तो ये तुम्हारी होगी होम असाइनमेंट, ठीक है, और इसको तुम मुझे कन्वर्ट करके दोगे। बाकी सिंपल प्रोसेस होता है, इसमें मैं तुम्हें चैलेंज वाला कोई क्वेश्चन नहीं देता कि मतलब कि ना ये चिल सीन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ये किसी भी न्यूमेरिकल के लिए आपको वैल्यू फिक्स होती है, ये आपको दी जाती है कि मतलब कि आपकी बेसिकली मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि जब भी न्यूमेरिकल में लाइक कह सकते हैं डेटा चेंज होता है तो ये वैल्यूज हमारे पास वेरी कर सकती हैं। इतनी सी बात है, परफेक्ट। सो इस पूरे न्यूमेरिकल के अंदर हमें टाइम मांगा गया था, हमारी अप्रोच क्या थी, हमने अप्रोच देखनी है। अगर कि यहाँ पर टाइम की जगह अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने का कह देते हैं, आपको ये ईयर्स दे देते हैं तो आपने ईयर से सेकंड में निकाल के टाइम की वैल्यू पुट करनी थी एंड देन डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो पेपर में कभी भी आपको मतलब कि लाइक कह सकते घुमा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट यही होगा कि आपको जब भी कहा जाए कि लेट्स से चार्ज जो करियर्स हैं उनको एक एंड से दूसरे एंड तक कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितना होगा, सो यू नीड टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी सिंपल थिंग, लाइक मतलब कि आपने सिंपल जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है मैंने पहले उसको सॉल्व करके आपको बता दिया एंड देन वी कैन से दैट कि यहाँ पर आपके पास जो है फिर आप जो कंपोनेंट आपने फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट साइड पर ले जाओ, बाकी आप फिर उसको आगे लेके जाओगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो बस इतनी सी गेम है। अब मुझे तुमने कमेंट में आंसर देना, चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल पर। और ओके बच्चों, अब अगर कि हमारे पास जो सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसमें हमें कह रहे हैं कि कैलकुलेट द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इनसाइड द ईएमएफ सोर्स having potential 2 volt and terminals are connected with each other having internal resistance 0.02 ओहम हमारा। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको जो फ्लो ऑफ चार्जेस है इसको फाइंड आउट करने का कह रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। सो बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये करंट के लिए इंटरेस्टेड है। फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम क्या होता है, बेसिकली Q डिवाइड बाय T किसके बराबर होता है, वो आपके पास बराबर होता है करंट के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली करंट के इक्विवेलेंट लिया जाता है या फिर बराबर होता है। सो इनसाइड द ईएमएफ सोर्स हैविंग पोटेंशियल V क्या कहते हैं 2V एंड टर्मिनल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 0.02। आपकी किसी भी ईएमएफ सोर्स में किसी बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो हम लोगों को ये कह रहे हैं कि अगर के इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास 0.02 ओम है और जो उसका पोटेंशियल है यानी कि उस ईएमएफ सोर्स का जो पोटेंशियल हमारे पास है वो 2 वोल्ट है, तो आपने ये देखना है कि बेसिकली लाइक वो उसमें जो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, करंट होता है, वो कितना होता है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या क्या करेंगे, सबसे पहले अपने जो ईएमएफ की वैल्यू है उसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस को एंड देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। बेसिकली ये चार्ज पर यूनिट टाइम वाली जो बात है ना, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम वाली बात, वो करंट में इंटरेस्टेड है। सो आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो आपका ओहम्स लॉ से I इज इक्वल टू E डिवाइड बाय R है। मतलब कहने का ये हुआ कि आपने क्या करना है कि आपने सिंपल ईएमएफ की वैल्यू यानी कि जो पोटेंशियल मेंशन है, और यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ ना कि एंड टर्मिनल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास। लाइक कहने का मतलब ये हो कि अगर कि आपके पास जो है ये बैटरी की सिर्फ बात कर रहे हैं और हमारे पास जो है अगर कि कह रहे हैं इसके टर्मिनल्स कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ बैटरी के लाइक ईएमएफ यानी कि पोटेंशियल और साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर इंटरेस्टेड है और उसके थ्रू जो है वो करंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास कोई लोड वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि करंट की वैल्यू को आइसोलेट करके आपने क्या करना है कि ईएमएफ की वैल्यू पुट करनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करनी है एंड देन सॉल्व करके आपके पास ये 100 एम्पियर। तो हमारे पास जो करंट होगा वो बेसिकली 100 एम्पियर जो करंट है वो फ्लो करेगा, या फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसकी वैल्यू हमारे पास कह सकते हैं कि ये लाइक कह सकते हैं कि 100 एम्पियर होता है। अब इस कॉन्सेप्ट के लिए जो ये हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसके अंदर बैटरी का कॉन्सेप्ट आता है। बैटरी के कॉन्सेप्ट के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, या कह सकते हैं कि लाइक आप मतलब कि जब भी किसी बैटरी ईएमएफ सोर्स की बात करते हैं तो उसका अपना रेजिस्टेंस होता है, उसे इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म्स में लेते हैं। तो अगर कि आप उसको लाइक कह सकते हैं कि अकाउंट में लाते हैं और उस बैटरी का पोटेंशियल के साथ रिलेट करते हैं तो बैटरी के अंदर भी लाइक कह सकते हैं कि एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है।
और उसको बैटरी जो है लाइक जब वो ईएमएफ सोर्स लाइक कह सकते हैं कि सर्किट में चार्जेस को फ्लो करता है, तो बैटरी के अंदर आप ये कह सकते हैं कि एक माइन्यूट सा जो रेजिस्टेंस होता है वो अपने लाइक कह सकते हैं कि थ्रू जो है इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस कॉज करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में भी डिस्कस करते हैं, जो कि काफी डिस्कस वाली करने वाली चीज है कि जो न्यूमेरिकल मतलब कि इस न्यूमेरिकल के बिसाइड्स टॉपिक से रिलेट करती है। आपकी बुक में मतलब कि ये चीज मेंशन की गई है। इसके बाद हम लोग मतलब कि अगर के आगे जाते हैं तो लेट्स से जो आपकी प्रॉब्लम थर्ड प्रॉब्लम है, तो इस थर्ड प्रॉब्लम में भी मतलब कि यही कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है कि कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द ईएमएफ सोर्स इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज दिस एंड करंट एंड इंटरनल पोटेंशियल्स आर 1 एम्पीयर एंड 10 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पर अगर कि आप एक देखें ना, एक डायग्राम से समझते हैं, ये डायग्राम है आपके पास और ये मेरे पास ईएमएफ सोर्स है, ठीक है। इस ईएमएफ सोर्स के अंदर लेट्स से फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर इस ईएमएफ सोर्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये लेट्स से फॉर एग्जांपल ईएमएफ सोर्स है, ठीक है। ये ईएमएफ सोर्स हो गया और इसके अंदर ये आपका जो है छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका, और इसके साथ साथ अगर कि हम लोग बात करते हैं तो इसके साथ जो बाहर की तरफ आप ये कहेंगे कि यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस मतलब कि कनेक्टेड है। सो ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसे आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि ये हमारे पास जो लाइक कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसको आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और ये किसके पर डिपेंड कर रहा है? ये ईएमएफ की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, या टर्मिनल पोटेंशियल आपके पास लाइक कह सकते हैं कि इसे क्या कहते हैं, या कह सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। और ये बेसिकली आपके पास स्मॉल आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये प्लस और ये माइनस, ये बेसिकली ईएमएफ सोर्स की वैल्यू होती है। अब इस ईएमएफ के सामने दो हर्डल्स होते हैं, या इस ईएमएफ के सामने बेसिकली दो लाइक इसकी जो वैल्यू है वो दो पोटेंशियल डिफरेंस में स्प्लिट होती है। कैसे? ऐसे मतलब कि अगर मैं इसको यहां पर देखूं ना, तो हमारे पास ये जो ईएमएफ होता है, ये ईएमएफ क्या होगा? पहले सबसे पहले यहां पर करंट अगर के चार्जेस फ्लो करते हैं तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, यानी कि आप कहते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, प्लस आपका दूसरा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इसके एंड अक्रॉस क्रिएट होता है। इसे आप टर्मिनल पोटेंशियल भी कहते हैं या फिर एक्सटर्नल पोटेंशियल भी कहते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर हमारा जो यहाँ पर ये कह रहे हैं ना कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर इसको हम लोग इस तरह से बताते हैं वी आर से, स्मॉल आर से, और इसको हम लोग कैपिटल वी से भी बताते हैं, वी टी से भी बताते हैं, या वी आर से भी, कैपिटल आर से भी बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ वी से इसको डिस्कस किया हुआ है। तो आप एक काम करते हो कि आप वी आर को उस तरफ लेके जाते हो, तो हमारा जो फॉर्मूला सेट होता है कि आपने अगर के टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने ईएमएफ की वैल्यू से जो लाइक इंटरनल रेजिस्टेंस के पोटेंशियल की वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टर्मिनल पोटेंशियल के अक्रॉस कितनी लाइक कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो ईएमएफ होता है ना, ईएमएफ उसने इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू जब करंट फ्लो करेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। और फिर वही करंट चार्जेस अगर के बाहर लाइक एक्सटर्नल जो हमारे पास वो है लाइक रेजिस्टेंस है उसके थ्रू जब फ्लो करता है तो हमारे पास उसके थ्रू जो है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, उसको आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो। तो अगर के मिसाल के तौर पर जो ईएमएफ की वैल्यू है, मिसाल देने के लिए एक मैं ऐसी डिजिट से नंबर से समझाता हूं कि अगर ईएमएफ की वैल्यू जो है वो है लेट्स से 100, ठीक है। अब 100 में से मिसाल के तौर पर 10 जो है वो इस जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल में यूज हो गए, और 90 जो है वो टर्मिनल के अक्रॉस यूज हो गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपीज जो थे या 100 वैल्यू की जो बात थी वो 10 और 90 में स्प्लिट हो गई है। तो इसको भी आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि बेसिकली आपका जो ईएमएफ की वैल्यू होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो उसके सामने दो हर्डल्स होते हैं। हर्डल से मुराद ये कि उसने दो कंपोनेंट्स के अक्रॉस जो है वो करंट को फ्लो करना है और उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसके अक्रॉस जो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आर, इसके अक्रॉस जो वैल्यू है यानी कि V, इसको फाइंड आउट करना है और देखना है कि बेसिकली हमारे पास V की वैल्यू क्या आ रही है। अब बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है यहां पर देखें कि कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द ईएमएफ सोर्स इफ इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास ये R की वैल्यू है इज दिस एंड करंट एंड इंटरनल पोटेंशियल आर दिस। मतलब कि ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास हो गई 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू और करंट की वैल्यू। आप अगर कि न्यूमेरिकल आता है सो यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम, डायग्राम बनाना जरूरी है। अब ये न्यूमेरिकल में देखो डायग्राम नेसेसरी है।
अगर डायग्राम स्किप करोगे तो मजा नहीं आएगा, मतलब कि न्यूमेरिकल का वो जो हक है वो अदा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने v फाइंड आउट करना था। सिंपल, यू हैव टू रीअरेंज द फॉर्मूला। अब हमारे पास ये जो पोटेंशियल आपके पास डिफरेंस आ रहा है ये बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस था, एंड देन ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप एक्सटर्नल भी कह सकते हैं, और इसको जो है मतलब कि इसके अंदर वैल्यूज पुट करो ईएमएफ की, और आपने क्या करना है कि आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है 10। आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे उससे आंसर आएगा 10। तो 10 माइनस 10 हमारे पास कितना आएगा 0 वॉल्ट। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर 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 आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ये 10 ओम हो जाए और यहां से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, मतलब कि यहां पर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहां पर ये 10 वोल्ट होगा। तो 10 वोल्ट इसका था और 10 वोल्ट इसका था, तो दोनों मतलब कि इसकी सारी जो एनर्जी है ईएमएफ की सारी एनर्जी इसको इस बैरियर पर यूज हो गई है, मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस ने सारी एनर्जी जो है वो उसकी यूटिलाइज कर ली है। तो यहां पर आपके पास जो है वो चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहां पर जो ये V की वैल्यू आ रही है ये हो जाएगी 0। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है कि जिसकी वजह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपके पास जो है कुछ डेवलप हो सकता। तो याद रखिएगा कि इसीलिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत माइन्यूट नॉर्मल कंडीशंस में आप कंसिडर करते हैं या लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है हमारा, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है वो आपके पास ज्यादा होता है। तो वो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस होता है, या आपका मतलब कि ना ऐसा कंपोनेंट होता है जो बेसिकली कंसिडर किया जाता है कि इससे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर करते हैं। तो यहाँ पर अगर के मिसाल के तौर पर ये 10 वोल्ट 10 वैल्यू की हमारे पास वो था ईएमएफ था, पोटेंशियल था, तो वो सारा का सारा यहाँ पर यूज हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पर 0 है। तो ये जो मैंने आपको वो 100 वाली एग्जांपल दी है ना, अगर के 100 में 100 सारा यहीं पे यूज हो जाए तो बाकी के लिए कोई बचेगा नहीं। ये कॉमन सेंस की बात है, ये आपका जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इसको आप ध्यान में रखना। इसकी इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं ना, कि हमारा जो किस कंडीशन में जो ईएमएफ की वैल्यू है वो टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर होती है, मतलब कि जो एक्सटर्नल पोटेंशियल होता है उसकी वो किस कंडीशन में ईएमएफ की वैल्यू बराबर होती है। तो आप उसके लिए कहेंगे कि जब आपका स्विच ओपन होता है, यहां से ये सर्किट डिस्कनेक्ट होता है, तो उस कंडीशन में जो ये ईएमएफ की वैल्यू है वो एक्सटर्नल पोटेंशियल के टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर होती है। यानी कि हमने ये कहा कि बैटरी मतलब कि करंट फ्लो नहीं कर रही, और हमने थ्योरेटिकली कह दिया कि अगर 10 वोल्ट की बैटरी है तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल होगा, क्योंकि उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो छुपा हुआ होता है, मतलब कि वो होता ही नहीं है, वो नजर ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली एक कह सकते हैं कि छुपा हुआ चोर है, डाकू है, छुपा हुआ है। जब आप स्विच ऑन करते हैं तभी इंटरनल रेजिस्टेंस नजर आता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बेसिकली चार्जेस जो आपस में फ्रिक्शन की वजह से मतलब कि जब आप मूव करते हैं तो वो एक इंटरनल रेजिस्टेंस कॉज करने वाली कंडीशन बनती है, वो एक सेपरेट टॉपिकल डिस्कशन है, दैट्स इट। और इसके अलावा जब आपका स्विच क्लोज्ड होता है, मतलब कि आपके पास चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो ईएमएफ इनपुट है और ये जो टर्मिनल पोटेंशियल है ये आउटपुट है, इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ये ईएमएफ है। तो आप ये कहेंगे कि जो ये ईएमएफ की वैल्यू है जब क्लोज होता है स्विच, तो ऐसे केस में क्या होता है कि ऐसे केस में हमारे पास सेकंड कंडीशन में ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा होगी और टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। ये भी क्वेश्चन है, ये भी एमसीक्यूज है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, और ये न्यूमेरिकल से ही निकलता है, मतलब कि इस तरह से ये आपके पास आ सकता है कि जब स्विच क्लोज होगा और चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे तो ईएमएफ की वैल्यू बेसिकली ज्यादा होती है। अब मैंने आपको मिसाल दी ना कि लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 है, तो 100 में क्या होगा कि 10 वैल्यू जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो जाएगी, और 90 की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉर्मल कंडीशन में आपके पास यूज होती है। तो हम लोग कहते हैं कि जब नॉर्मल कंडीशन होती है आपके पास, तो ये इनपुट जो है, ये जो सोर्स है, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जो आउटपुट होता है इसकी ये जो आउटपुट की वैल्यू आपके पास कम होती है, ये भी कंडीशन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन याद आ गया कि इज देयर एनी कंडीशन व्हेन लाइक कह सकते हैं कि द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल एक्सीड्स द, या लाइक कह सकते हैं हैविंग ग्रेटर वैल्यू देन द ईएमएफ, मतलब कि टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो जाए और ईएमएफ की वैल्यू कम हो जाए। तो ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल तब होता है जब आपके पास ये बैटरी चार्ज पर होती है। तो चार्ज पर जब ये बैटरी होगी तो टर्मिनल पोटेंशियल, बाहर वाला पोटेंशियल ज्यादा होगा, तभी वो इसको चार्ज करेगा, मतलब कि रिवर्स प्रोसेस में। तो ये 3 कंडीशन मैंने बताई हैं। एक ओपन कंडीशन में, ओपन स्विच में, ये बेसिकली हम लोग कहते हैं कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल बराबर है, ठीक है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस छुपा होता है, तो हम लोग थ्योरेटिकली कहते हैं ओके है, दोनों बराबर है, मतलब कि 10 है तो 10 मिलेगी, 100 है तो 100 मिलेगी। लेकिन सेकंड कंडीशन में जब आप इसको स्विच ऑन करते हो तो फिर क्या होगा कि बेसिकली आपके पास जो ये ईएमएफ की वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगी और टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कंज्यूम करता है।
तो उस कंडीशन में ईएमएफ की वैल्यू ग्रेटर और टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू कम। ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में रिवर्सल होता है, इस चीज को माइंड में रखना, मैंने 2 दफा रिपीट कर दिया है तो ये इजी होगा कॉन्सेप्ट समझने में कि वो जो तीसरा वाला कॉन्सेप्ट होता है कि तीसरा वाला पॉइंट होता है उसमें रिवर्स में अगर होगा कि अगर टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो ईएमएफ को चार्ज करे तो रिवर्स में प्रोसेस चले, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में बेसिकली हम लोग कहते हैं कि ये जो कंडीशन आपके पास आ रही है ये चार्जिंग की कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल ज्यादा और ईएमएफ कम होगा। दैट्स इट। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा और इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इसको एज अ चैलेंज में दूंगा कि ये जो आपके पास आ रहा है ना ये 10 ओहम, इस वैल्यू को आप 0.1 ओहम कर दो और मुझे फिर बताना कि आपका जो आंसर आएगा जो टर्मिनल पोटेंशियल का आंसर होगा वो कितना होगा। सो चैलेंज इज वेरी सिंपल। इस न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास जो आएगा उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को 0.1 ओहम लेना है और मुझे कमेंट में बताना है कि सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। यहां पर चला गया भाई। ओके, अब हमारे पास क्या होता है कि यहां पर there is a copper coil having a 200 number of turns with 0.8 millimeter square cross section area. The length per turns in कह सकते हैं कि is 80 centimeter. Calculate the resistance of coil. Resistivity given है और आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है अगर कि आपके पास ये कंडीशन आ रही है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, यानी कि इस न्यूमेरिकल के अंदर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपकी जो सिंपल अप्रोच होती है वो क्या होती है, वो आपके पास अप्रोच जो है आपने फॉर्मूला लगाना होता है कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के साथ इनवर्सली रिलेशन रखता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट लग जाता है आपके पास और उस कांस्टेंट का नाम रेजिस्टिविटी है। अब ऐसे में क्या होता है कि रेजिस्टिविटी गिवन है, ठीक है, रेजिस्टिविटी गिवन है और हमारे पास जो है यहाँ पर एरिया जो है आपने एरिया को पिक कर लो, ठीक है, एरिया हो गया और लेंथ जो है वो बेसिकली कितनी आ रही है 80 सेंटीमीटर आ रही है। अब नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना, नंबर ऑफ टर्न्स बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में लगता है, इसे एम्पियर सर्किट लॉ में डिस्कस किया जाता है, उसकी एप्लीकेशन होती है B = μ0 वाला। लेकिन रेजिस्टेंस के केस में सिर्फ लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी, इसको आप अप्लाई करोगे ओके सीन है। अब हमारे पास जो है यहाँ पर आप बात करते हो ना, तो आपका जो मेन सिनेरियो है उसमें हमारे पास क्या होता है, ओहो 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 ये वापस लेके आता है। हमारे पास जो मेन सिनेरियो है यहाँ पर आपने क्या किया, आपने जो वो है, ओहो क्या हो गया, यहाँ से वापस आओ यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास ये नंबर ऑफ टर्न्स, इसको साइड पर रखेंगे, एरिया, करंट और कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी, ये हमारे पास सामने हमें नजर आ रहे हैं, मतलब कि ये सॉरी ये लेंथ है हमारा, ठीक है, ये लेंथ की वैल्यू है, ये लेंथ की वैल्यू जस्ट वेट। अच्छा यहाँ पर मैं जरा वो टच हो रहा है ना तो मसला आ रहा है, ये बेसिकली लेंथ की वैल्यू है, ये करंट नहीं, लेंथ की वैल्यू सॉरी। ये जो आपके पास लेंथ है इसकी वैल्यू को आप इस तरह कहते हो कि ये जो लेंथ हमारे पास आती है ना, तो लेंथ बराबर होती है 80 सेंटीमीटर के, ठीक है। आपने क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना है, सो आंसर शुड बी 0.8। याद रखिएगा कि 100 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, वही वाली बात है कि कन्वर्जन हमारे पास MKS सिस्टम यूज होता है, SI यूनिट सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो यहाँ पर मीटर में आप लेके आते हो, आपका एरिया बेसिकली कह सकते हैं कि यहाँ पर मीटर में मिलीमीटर में है, आप उसको भी कन्वर्ट करोगे, तो मिली के लिए मैं आपको कन्वर्ट कर देता हूँ कि एरिया हमारे पास आ रहा है ना, तो एरिया के लिए आप 0.8 मल्टीप्लाई इस तरह कर लो, पहले ब्रैकेट लगाओ और मिलीमीटर का होल का स्क्वायर ले लो। मिलीमीटर किसके बराबर होता है, मिलीमीटर बराबर होता है आपके पास 10⁻³ मीटर के होल का स्क्वायर ले लोगे, सॉल्व कर लो तो 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर होता है। तो ये बेसिकली आपके पास एरिया आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो एरिया है इसकी वैल्यू ले ली, लेंथ की वैल्यू, रेजिस्टिविटी की वैल्यू, सिंपल यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन द गिवन फार्मूला। अगर कि आप इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करते हो तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है आंसर क्या आएगा, मतलब कि इसको सॉल्व कर लो, यूनिट्स आखिर में भी लगा सकते हो, यूनिट्स यहाँ पर भी लिख दो। वेल मेरी सजेशन ये है कि यूनिट साथ लिख देना और आखिर में रेजिस्टेंस है तो डायरेक्ट उसका यूनिट जो है वो ओम लगा देना। इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो ये रेजिस्टेंस आ रहा है ये 40 ओम होगा, इतनी सी बात है और कुछ नहीं। मतलब कहने का ये हुआ कि आसान लफ्जों में अगर कि हम लोग बात करें ना तो सिंपल इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी थी, बाकी आपका जो है कोई मसला नहीं था इस न्यूमेरिकल के अंदर, टेंशन वाली कोई बात नहीं थी इसमें, ठीक है, मतलब कि सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अच्छा जी, मैं इसको न्यूमेरिकल को ऑल्टर करता हूं और मैं आप लोगों को चैलेंज देता हूं कि इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा चेंज करके आप मुझे सॉल्व करके दे दो। अगर मैं एरिया को चेंज कर दूं 0.3
सेंटीमीटर स्क्वायर से और मैं लेंथ को चेंज कर देता हूं अपना लाइक 100 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो आपने मुझे इसी कॉपर के लिए, ये जो कॉपर के लिए बात हो रही है, ये 0.02 माइक्रोमीटर इसकी रेजिस्टिविटी है, ये तुमने मुझे सॉल्व करके देना है कि इसका जो आंसर होगा रेजिस्टेंस का वो कितना आएगा, दैट्स इट। मतलब कहने का ये हुआ कि इसी को तुमने वैल्यूज को चेंज करके मुझे बताना है कि इसका आंसर कितना होगा, कमेंट में बता देना, दैट्स इट। और दूसरा भी एक चैलेंज ले लो कि यहाँ पर अगर के मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको रेजिस्टेंस दे देता हूँ, ठीक है, 40 ओम रेजिस्टेंस है और लेंथ की वैल्यू हमारे पास जो है वो 50 सेंटीमीटर है। आप मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करके दो सेम कॉपर के लिए कि एरिया इसका कितना होगा। ये सेकंड चैलेंज हो गया, तुमने सॉल्व करके कमेंट में बताना है। अब देखते हैं कि कितने बच्चे जो हैं इसको सही सॉल्व करते हैं। जिसका सही, सारे आंसर जिसके सही सॉल्व हुए मैं पिन कर दूंगा उसका कमेंट। अच्छा जी, अब आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पर। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है, ये लॉन्ग का न्यूमेरिकल है ये, और किरचॉफ वाला न्यूमेरिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A piece of silver wire has a resistance of 10 ohm। अच्छा, इसको मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। तो यहां पर हमें कहा जा रहा है कि a piece of silver wire has a resistance of 10 ohm। सबसे पहले अगर हम लोग देखें ना तो हमारे पास एक सिल्वर वायर की बात की हुई है, उसका रेजिस्टेंस मेंशन किया हुआ है, यानी कि मैं इसका जो वो है लाइक डेटा है उसको साथ साथ एक्सट्रैक्ट करता जाता हूं कि 10 ओम सिल्वर वायर एक मेंशन है, उसका लाइक रेजिस्टेंस मेंशन है। What will be the resistance of magnum wire of 1/3 the length and 1/3 the diameter। अब आपने जो मैग्नम वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो आपने मतलब के निकालना है, लेकिन आपको मैग्नम वायर की जो लाइक कह सकते हैं कि लेंथ और एरिया डायरेक्टली नहीं गिवन। हाँ, ये है कि कंपैरेटिवली लाइक इसका जो ताल्लुक है वो सिल्वर जो वायर है उसके साथ मतलब के कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि बताया हुआ है। अब ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना होगा कि मिसाल के तौर पर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास जो है यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपने ये जो मैग्नम वायर है, अगर कि इसकी लेंथ की बात करते हैं तो ये सिल्वर वायर के लाइक कह सकते हैं 1/3 है, और अगर इसके डायमीटर की बात करते हैं तो ये सिल्वर वायर के 1/3 है। इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नम वायर इज 30 टाइम्स दैट ऑफ सिल्वर वायर, मतलब के जो आपकी मैग्नम वायर है, वैसे मैग्नम को सोच के बंदे को आइसक्रीम माइंड में आती है, आपस की बात है ना। मैंने जब पहली दफा ये कोर्स जब नया आया तो मतलब न्यूमेरिकल में जब देखा ना मैग्नम वर्ड, तो बंदे को पहले वर्ड में ही वो चीज क्लिक करती है जो आपस की बात है। तो मैं भी सच सच बताना, कमेंट्स में आइसक्रीम जहन में आई थी या नहीं, जरा कमेंट में बता देना, और किस किस की फेवरेट है ये बताना, मेरी फेवरेट है। अच्छा, तो मैग्नम वायर की जो लाइक कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वो सिल्वर वायर के 30 टाइम्स है, यानी कि 30 टाइम्स हमने ले लिया। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पर अपना जो डेटा है उसमें सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस और लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर हमने ऐसे ही कह दिया LS, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए टेक्निक समझनी है, यानी कि सिल्वर वायर की लेंथ नहीं गिवन, लेकिन हम लोग उसको कह देते हैं कि लेट्स से LS इसकी वैल्यू है, और आपकी जो मैग्नम वायर है सबस्क्रिप्ट में आप देख सकते हो, आपके पास जो सब्जेक्ट है आपके पास उसमें लाइक कह सकते हैं कि ये M मेंशन है। सो आपकी जो लेंथ ऑफ मैग्नम वायर है वो लेंथ ऑफ सिल्वर वायर के 1/3 है। इसी तरह से डायमीटर ऑफ सिल्वर वायर जो होगा वो आपकी मैग्नम वायर की अगर पर्सपेक्टिव में देखें तो वो सिल्वर वायर के 1/3 है, दैट्स इट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर वो आपके पास रो एस होता है, और इसके अलावा जो मैग्नम की लाइक कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो 30 टाइम्स सिल्वर के बराबर है, यानी कि उसके 30 टाइम्स है। अगर कि आप सिल्वर की रेजिस्टिविटी को या इसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को आप 30 टाइम करते हो तो ये उसके लाइक कह सकते हैं कि पर्सपेक्टिव में लिया जा रहा है। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे जो यहाँ पर लाइक सिनेरियो बन रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नम वायर हमने फाइंड आउट करना है, दिस शुड बी द रिक्वायर्ड वैल्यू आपकी, ठीक है, रिक्वायर्ड हो गया। फिर उसके बाद फॉर्मूला जो है हम लोगों का जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो बेसिकली आपके इस लाइक जो 4 पाई लाइक कह सकते हैं कि L डिवाइड बाय पाई D स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हमने लिखा कैसे, इसको पहले समझ लेते हैं कि फॉर्मूले में हुआ क्या। अगर कि मैं इसको नोट पर जाके देखूं ना, मतलब कि मैं इसको थोड़ा नोट पर एक्स्ट्रा में समझाऊंगा, जो चीजें एक्स्ट्रा में हैं वो हम नोट पर देखेंगे कि नॉर्मली जो आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, नॉर्मली हमारा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है आपके पास रो L बाय A के, ठीक है। और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो एरिया जो होता है, सिंस एरिया हमारे पास बराबर होता है पाई R स्क्वायर के, मतलब कि रेडियस के स्क्वायर के बराबर हम लोग लेते हैं।
तो हमें रेडियस की वैल्यू तो नहीं गिवन, हाँ अलबत्ता हमें डायमीटर की वैल्यू हमें बताई गई है, या हमारा जो यहाँ पर जिक्र हो रहा है वो जिक्र हो रहा है डायमीटर का। तो हम लोगों ने क्या करना है कि अपनी जो वैल्यूज हमारी हो रही हैं या आ रही हैं, इसको हमने देखना है कि जहां पर रेडियस आएगा उसको डायमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने एक काम करना है कि अगर कि मेरे पास यहां पर देखें ना, तो हमारे पास क्या होता है कि रेडियस जो होता है वो बराबर होता है डायमीटर के हाफ के, मतलब कि डायमीटर को हाफ करो रेडियस आता है। आप एक काम कर दो कि आप डी रेडियस की जगह d/2 पुट करो, उसका स्क्वायर ले लो। मतलब आसान लफ्जों में हम लोग ये कहेंगे कि हम लोगों ने जो एरिया की जगह लाइक कह सकते हैं कि पहले फॉर्मूला पुट किया, क्योंकि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो आपके पास पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब कि अगर एक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं तो वो आपके पास पाई आर स्क्वायर की टर्म्स में लिया जाता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया वो पाई आर स्क्वायर में लिया जाएगा, और फिर आर की जगह आप d/2 करके सॉल्व करते हैं। अब आपका जो एरिया का जो की वैल्यू जो होगी वो बराबर आएगी d स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4। 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा। आपने क्या करना है, आपने ये एरिया की जगह पुट करनी है वैल्यू। अब आपके जो है ना यहां पर जब आप पुट करते हैं तो r इज इक्वल टू रो l होल डिवाइडेड बाय पाई d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। आप इस 4 को ऊपर लेके चले जाओ, मैंने ये बता दिया था, वैसे बहुत बेसिक सी बात थी जो मैंने वो करवाया था कि a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c, तो ये c जो है ये ऊपर चला जाता है। तो बेसिकली ये आपके पास ac डिवाइड बाय b। बहुत से बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो डिनोमिनेटर में आता है इसको आप ऊपर लेके चले जाओगे तो ये r इज इक्वल टू 4 पाई l डिवाइडेड बाय पाई d का स्क्वायर आता है। एंड दिस शुड बी द लाइक कह सकते हैं कि फॉर्मूला यूज फॉर द वैल्यू ऑफ लाइक कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ये वैल्यूज यूज करेंगे या ये फॉर्मूला यूज करेंगे इस तरह से। तो वहां पर बेसिकली मैंने जो है मतलब कि अगर आप देखो ना तो यहां पर मैंने डायरेक्टली मेंशन कर दिया, लेकिन इसके पीछे जो है कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन क्या है कि हमने जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखा पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह वैल्यू पुट करके d/2 एंड देन स्क्वायर ले लेंगे, तो आपके पास जो है वो r इज इक्वल टू d/2 का स्क्वायर लेके सॉल्व करते हैं, रेजिस्टेंस आ जाता है। अब आपने क्या करना है कि इसी लाइक कह सकते हैं कि जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, आपने ना इसको रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नम लाइक कह सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में आपने लिखना है। मतलब वी कैन से दैट कि ये मैग्नम वायर के कॉन्टेक्स्ट में आपने रो के साथ लाइक m लगा दिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के साथ लेंथ के साथ m लगा दिया, पाई और साथ d डायमीटर के साथ आपने m लगा दिया। अब हमें डायरेक्टली वैल्यूज नहीं दी हुई, इसे कंपैरेटिव वे में हमने सॉल्व करना है। मतलब कि ये एक रिलेटिव इफेक्ट है, मतलब कि लाइक वी कैन से दैट कि आपने इसको सिल्वर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करना है, सिल्वर के पर्सपेक्टिव से वैल्यूज कंपेयर करके बात की हुई है। तो कंपैरेटिव इफेक्ट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि हमारे पास जो इसकी डेंसिटी थी वो किसके बराबर थी, वो 30 लाइक कह सकते हैं टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ सिल्वर के बराबर। इसी तरह से लेंथ ऑफ मैग्नम जो होती है वो लेंथ ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय 3 यानी कि उसके 1/3 है। और इसके अलावा जो डायमीटर है, डायमीटर आपके पास जो है मैग्नम वायर का वो डिवाइड बाय 3, इसके कॉन्टेक्स्ट में आप इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नम वायर है वो इस तरह से लिखा जाएगा। फर्दर इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब कि लाइक अगर कि हम लोग बात करें ना, तो हमारे पास जो है यहां पर आप देखो तो इसी को आप फर्दर प्रोसीड करके लाइक मतलब कि ना जितनी इसकी सॉल्यूशन होती है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अब यहां पर लाइक आसान लफ्जों में मतलब कि पहले तो आप एक काम कर लो कि ये जो हमारे पास लाइक 9 है ये ऊपर आ जाएगा और ये 3 इनके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मतलब आसान लफ्जों में अगर बात करते हैं तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में और 9 ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो कि इसको पूरे के साथ डिवाइड के साथ लिखो, फिर उसको रेसिप्रोकल लेके सॉल्व करो। जो कैंसिलेशन होती है, कैंसिलेशन आप यहां पर भी कर सकते हो। यहां पर कैंसिलेशन करना चाहते हो ओके हो जाएगा, 3 के साथ जो भी कैंसिलेशन आप करते हो ठीक है। मैंने कैंसिलेशन क्यों नहीं की, उसकी वजह कि मैं ना इसका जो आगे प्रोसीड करके फाइनल रिजल्ट में इसकी कैंसिलेशन करना चाहता हूं। अगर कोई बंदा या बंदी ये कहती है कि सर यहां पर कैंसिलेशन करते 3 को 9 के साथ कैंसिल कर देते और ये 3 आता, ये 3 ऊपर चला जाता और देन आप मतलब कि सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप अगर करना चाहते हो कर सकते हो। मतलब कहने का ये हुआ कि आप इसको लाइक ये इस तरह है ना, a डिवाइड बाय b, ये ऊपर a डिवाइड बाय b होल डिवाइड बाय c डिवाइड बाय d आ रहा है, तो आप इसको इस तरह से ले लो, ठीक है। a डिवाइड बाय b डिवाइडेड बाय c डिवाइड बाय d, रेसिप्रोकल कर लो, इसको उल्टा कर लो, मतलब कि इसको उलट करके a डिवाइड बाय b मल्टीप्लाइज d डिवाइडेड बाय c। तो आपके पास जो आंसर है वो ad डिवाइड बाय आपके पास b एंड c। सो वी कैन से दैट कि यहां पर हमारे पास क्या होगा
कि ये जो है ना मतलब के वैल्यूज आपके पास लिखी जा सकती हैं, ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ये वैल्यूज आ गई। अब हमारी जो ये वैल्यूज हैं मैग्नम की रेजिस्टेंस की वैल्यू आ चुकी हैं। आपने क्या करना है कि आपको कहा जा रहा है, जहां पर हम लोग देखें ना कि आपने जो फाइंड आउट करना है कि जो रेजिस्टेंस है वो सिल्वर के मुकाबले में जो मैग्नम वायर का रेजिस्टेंस है वो कितना है। मतलब यू कैन से दैट कि आप ये कहोगे कि आप जो है लाइक इससे मतलब कि उसके साथ कंपेयर करके बात करते हो कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो उसके सिल्वर के परस्पेक्टिव से कितना आ रहा है हमारा, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि अब जो रेजिस्टेंस की जो सिल्वर की रेजिस्टेंस की इक्वेशन है वो डायरेक्ट लिखी जाएगी। मतलब कि आपके पास सिल्वर तो एक स्टैंडर्ड सेट की है ना कि लेट्स से फॉर एग्जांपल उसका इतना रेजिस्टेंस है, ठीक है, और उसके लिए अगर फॉर्मूला लिखते हो तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के साथ एस लगा देंगे, लेंथ के साथ आपने एस लगा देना है, डी के साथ आपने एस लगा देना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस हमारे पास होता है, रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर जो हमारे पास लिखा जाता है, तो उसको आपने इस पर्सपेक्टिव से बात करनी है कि 4 रो एस एल एस डिवाइड बाय पाई डी एस का स्क्वायर। इस चीज को आप जहन में रखेंगे कि ये जो है इक्वेशन किसके लिए हो गई, सिल्वर के लिए। और वो जो इक्वेशन हमने पिछले स्लाइड पर लिखी थी वो इक्वेशन किसके लिए थी, वो आपके पास जो है यहां पर ये मैग्नम के लिए थी। चूंकि मैग्नम की वैल्यूज दी हुई हैं इन टर्म्स ऑफ सिल्वर, मतलब कि डायमीटर को सिल्वर के साथ 1/3 कर लिया, यानी कि हम लोग कहते हैं कि सिल्वर वायर के मुकाबले में इसका डायमीटर 1/3 है, लेंथ जो है वो 1/3 है। तो ये हमें वैल्यूज दी हुई है, इस वजह से हमने क्या किया कि मैग्नम वायर के फॉर्मूले में जो रेजिस्टेंस का था उसमें वैल्यूज को पुट किया है। और इसी तरह से जो ये सिल्वर वाली आपके पास इक्वेशन है ये तो डायरेक्ट है। अब आपने क्या करना है, आपने एक काम करना है, वो काम ये करना है कि जब आप कंपैरिजन की बात करते हैं, आप मतलब कि इसको फाइंड आउट करने की बात करते हैं, तो आपने शुरू से कंपैरेटिव वे में चले हैं। तो जब कभी भी आपके पास कंपैरिजन आता है सो यू नीड टू डिवाइड। जब कभी भी कंपैरिजन की बात होती है तो आप कहते हैं ना कि ये इसके इतने टाइम्स है, या एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के इतने टाइम्स है। मिसाल के तौर पर आपके फादर की एज आपकी एज के कितने टाइम है, तो आप जरा इसको अगर के टाइम्स बताना है तो फिर आप अपने फादर की एज डिवाइड बाय योर एज, जो आंसर आएगा वो उतने टाइम्स होगा। अब ऐसे केस में हमारे पास क्या है कि हम लोग मैग्नम के रेजिस्टेंस के साथ सिल्वर के रेजिस्टेंस को लाइक कह सकते हैं कि कंपेयर करते हैं कि मैग्नम का जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ रहा है। तो आप मैग्नम का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आपके पास सिल्वर का रेजिस्टेंस, सिल्वर के रेजिस्टेंस की वैल्यू मेंशन है, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमारे पास फाइनल रिजल्ट में मैग्नम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। लाइक कहने का मतलब ये हुआ इन अ वेरी शॉर्ट वे कि आपने यहां पर दोनों की वैल्यूज को डिवाइड करना है। यहां पर आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो इस वैल्यू को डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो है ये आंसर जो है आपके पास क्या होगा, इसको अगर के हम लोग देखें, ये एक मिनट, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट, ओके 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 ओके, एक मिनट, जस्ट वेट 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 वेट, ठीक है जी, ओके। सो यू कैन से दैट कि आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद इसको अगर हम लोग देखें, ओहो, डिवाइड करने के बाद आप देखते हैं तो क्या होता है आपके पास इस तरह से हमारे पास जो है डिवाइड हुआ मैग्नम का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सिल्वर का रेजिस्टेंस, एंड देन उसके फॉर्मूले को डिवाइड करने के बाद आपने क्या करना है, जो नीचे जो आपके पास सिल्वर का फॉर्मूला आपने उसको उलट कर दिया, जो कि ये टेक्निक थी हमारे पास, ठीक है, आपने उसको उल्टा किया, एंड देन जो कैंसिलेशन होती थी, लेट्स से पाई जो है वो इसके साथ कैंसिल, जो आपके पास डी का स्क्वायर, आपके पास डीएस का स्क्वायर, डीएस का स्क्वायर, रो एस एल एस सारे कैंसिल आउट हो गए हैं। अब आप इसको 3 आपके पास 3 सॉल्व कर लो, एंड देन वी कैन से दैट कि हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है, यानी कि इन दोनों के जो रेशो का आंसर हमारे पास लिया जा रहा है वो आपका आ रहा है 90। अब आपने क्या करना है, आर एस को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहां पर आर एम इज इक्वल टू आर एस मल्टीप्लाई लाइक कह सकते हैं कि 90, मतलब कि 90 से आर एस मल्टीप्लाई हुआ, तो उस केस में जो आर एस की वैल्यू थी वो क्या थी, वो आपके पास 10 थी। आप 10 को 90 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 10 को 90 से मल्टीप्लाई करके हमारा जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 900 ओम्स। तो हमने क्या किया, हमने एक स्मार्ट टेक्निक अप्लाई की जिसमें आपने सिल्वर के परस्पेक्टिव से, मतलब यू कैन से दैट कि जो सिल्वर का लाइक आपका जो वो आ रहा था, जिससे हम लोग कहते हैं कि मतलब कि ना जो मतलब कि उसका रेजिस्टेंस था, और साथ मैग्नम के रेजिस्टेंस के जो उसके पैरामीटर्स थे, रेजिस्टेंस के पैरामीटर्स होते हैं लेंथ, एरिया, तो उसको और साथ साथ रेजिस्टिविटी, तो उसके पैरामीटर्स को हमने कंपेयर कर लिया। सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस का मैग्नम के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सेट किया सारे फैक्टर्स की टर्म में, फिर हमने बेसिकली क्या किया, फिर हमने सिल्वर के रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो सेट किया।
दोनों का कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरिजन में डिवीजन होती है, डिवाइड करने के बाद फाइनल अल्टीमेटली आपके पास जो रिजल्ट है वो डिवीजन में 90 आया। आरएस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 90 मल्टीप्लाई आरएस आपके पास 900 ओम के बराबर आता है, जो कि मैग्नम का रेजिस्टेंस हमारे पास लिया जाएगा। इस चीज को आपने माइंड में रखना है। तो ये हमारा पास मतलब कि ना पूरी की पूरी स्टोरी थी। इस चीज को आपने माइंड में रखना है कि बेसिकली इस किस्म का न्यूमेरिकल जो है इंपॉर्टेंट होता है और ये लॉन्ग में आ सकता है। इस न्यूमेरिकल को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपका अगर 2025 में नहीं आता 2026 में आ सकता है, मतलब कि एक साल छोड़कर इस तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये सारा का सारा हिसाब किताब है, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दी है। सो आई थिंक कि ओके हो गया। अब अगर के इसका मैं तुम्हें चैलेंज दे दूं तो चैलेंज के लिए रेडी हो जाओ और मुझे जरा सॉल्व करके बताना कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पर मैग्नम की जगह लेट्स से मतलब कि ना एक एक्स लेता हूं, एक्स कोई एलिमेंट लेता हूं, कोई मेटल लेता हूं, ठीक है, वो एक्स है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपने फाइंड आउट करना है। अगर कि आप आरएस के साथ उसको कंपेयर कर रहे हो ना, आरएस के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आरएस की वैल्यू हम लोग कर लेते हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल 105 ओम, ठीक है, 105 ओम इसकी हो गई। इसके अलावा इसकी जो लेंथ है एल एक्स जो होगी वो आरएस के 15 टाइम्स है, मतलब कि एल एस के 15 टाइम्स है। इसके अलावा इसका जो एरिया है लाइक कह सकते हैं कि एरिया नहीं, आप डायमीटर ले लें, मैं आपको डायमीटर दे देता हूँ। वैसे मेरे ध्यान में एरिया चल रहा था लेकिन चलो क्या याद रखोगे यार, ठीक है, डायमीटर कर लेते हैं। ओके, जरा थोड़ा सा काम लंबा हो जाएगा ना तो क्या याद रखोगे मुझे, ठीक है। डायमीटर ऑफ एक्स जो है वो आपके पास है 1/15, ठीक है, एल एस। मैं अपने पास से ना मतलब के वैल्यूज ले रहा हूँ, ठीक है, ये रैंडम वैल्यूज है, 1/15 ds कर लेते हैं। और डायमीटर ऑफ सिल्वर हमारे पास, ठीक है। और जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी हमारे पास होगी, अगर कि आप इसको रो एक्स की टर्म्स में लेते हो तो रेजिस्टिविटी जो है वो कह सकते हैं कि 20 टाइम्स ऑफ रो एस कर लो। अब ये डेटा मैंने तुम्हें दे दिया है। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लाइक आर एक्स। अब देखते हैं कि किसमें कितना है दम और कितने लोग सही आंसर देते हैं। मैंने हर क्वेश्चन के साथ जो है ना, हर क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई चैलेंज बनाने की कोशिश की है, यानी कि तुम मुझे इसको सॉल्व करके दो और जिसके सही सारे आंसर हुए मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा और ये उसके लिए ऑनर की बात होगी। हमारी वीडियो लाइक आज से क्लास 9 या 8 की वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, अभी भी बच्चे देखते हैं। पंजाब बोर्ड के, पहले फेडरल बोर्ड वो पंजाब की बुक पढ़ाता था कारवान वाली, तो अभी भी बच्चे देखते हैं, अभी भी कमेंट आते हैं, पंजाब बोर्ड के बच्चे देख रहे होते हैं। और 2019 में वीडियो अपलोड की थी जिसके कमेंट मैंने पिन किए हुए हैं, तो उसके लाइक अभी भी मतलब के लोग देखते हैं। अगर कि किसी का कमेंट पिन किया हुआ है तो वो एक अभी बच्चे लाइक करते हैं उसको, मतलब कि लाइक एक एप्रिसिएशन टाइप होती है। तो ओके बच्चों, अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको जरा एक नजर देख लेते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6 ये किरचॉफ लॉ से न्यूमेरिकल रिलेट करता है और दिस न्यूमेरिकल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। मतलब कि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चे या तो गलत कराते हैं या बच्चों को ये समझ नहीं आती। बच्चों के लिए एक बहुत ज्यादा मतलब कि पहाड़ जैसा है। इंशाल्लाह मेरी डिस्कशन के बाद, मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद ये तुम्हें न्यूमेरिकल कंफर्म हो जाएगा कि ये इजी है। मैं तुम्हें इसकी असाइनमेंट भी दे दूंगा, तुम जरा मुझे सॉल्व कर देना, ठीक है, चैलेंज दे दूंगा। इस न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कि कैलकुलेट द करंट दैट फ्लो इन द 1 ओम रेजिस्टेंस। मतलब कि यहां पर अगर आप देखते हो ना तो आपके पास ये जो 1 ओम रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है ना वो आपने फाइंड आउट करना है। कितने मजे का न्यूमेरिकल, छोटी छोटी बात, कहते सीधी बात नो बकवास। 1 ओम जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू जो है करंट फ्लो कर रहा है उसको फाइंड आउट करो। लेकिन जिस वक्त करते हैं तो इसके पीछे काफी ज्यादा लंबी मतलब कि एक डिस्कशन है, वो तो वैसे टॉपिकल डिस्कशन है, लेकिन मैं आपको वो सारी टॉपिकल डिस्कशन देने के लिए मतलब कि लाइक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि आपको इंशाल्लाह ताला न्यूमेरिकल आसान लगेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसी फिगर को हम नोट पर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर का नाम है नोट 3। पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर को नहीं जानते, ज्यादा पाकिस्तानी नहीं जानते, इंडियन बोर्ड यूज करते हैं नोट 3। तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये नोट पर काम हो रहा है, नोट 3। आपका ये सॉफ्टवेयर जो है ना ये बहुत ज्यादा लाइक मस्त सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अच्छा जी, व्हाइट बोर्ड का है ये, पैनल का सीन ऐसे का है कि हमारे पास सबसे पहले अगर के आपने यहां पर बात करनी है ना, सो यू नीड टू असाइन द करंट। बेसिकली ये करंट जो है इसकी डायरेक्शन आपको दी जाती है, अगर कि नहीं दी जाती तो आप ये प्लस टर्मिनल से माइनस की तरफ ले सकते हैं। इस तरह से प्लस ये है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस से माइनस की तरफ जो है इसकी डायरेक्शन ली जाती है। और अगर हम लोग यहां पर देखें ना तो ये प्लस से माइनस की तरफ कन्वेंशनल करंट होती है, यानी कि यू कैन से दैट
कि ये प्लस से माइनस जो है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में आज भी ये स्टिल यूज होती है, जो कि पुराने जमाने की कन्वेंशन थी कि जो कंडक्टर में प्लस जो प्रोटॉन्स होते हैं या प्लस पॉजिटिव चार्जेस से करंट फ्लो करता है, जो कि गलत थी बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यू कैन से दैट कि हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है यहाँ पर ये जो करंट है इसको आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉक जैसे घड़ी का ऑपोजिट। अब यहां पर इसको कह देते हैं, मान लेते हैं कि दिस इज लूप 1 एंड दिस इज लूप 2, मतलब कि ये लूप 1 है और ये लूप 2 है, दोनों में आपने फर्क करना है। अगर आप इसकी डिस्कशन करोगे या इसकी डिस्कशन करोगे तो आपने जिस जगह पर बात करनी होगी वो आपने अपना घर बना लेना, ठीक है, ये 1 आपका घर है मिसाल के तौर पर। इस घर के अंदर कुछ बातें होंगी, कुछ कन्वेंशन होंगी, घर में रहते हैं तो हर घर का अपना एक सिस्टम होता है। यहां पर इस पूरे सिस्टम में जो घरों का निजाम है, आप ये कहोगे कि उसके लिए कुछ बातें आपने ध्यान में रखनी है। मिसाल के तौर पर यहां पर अगर के करंट फ्लो कर रहा है वो I1 करंट है, यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है I2 करंट है। आप ऐसा करो कि उसको भी आप एक नाम दे दो। यहां पर ये करंट होगा, इसको आप कहोगे कि ये बेसिकली क्या है, ये I1 करंट है, और ये जो करंट है ये I2 करंट है, ठीक है, I1 और I2। अच्छा, अब क्या करना है कि आप इस फर्स्ट लूप की पहले डिस्कशन के लिए या सेकंड लूप की डिस्कशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक रेजिस्टर होता है, ठीक है, इस तरह से, तो उसमें अगर के करंट जो है, लेट्स से फॉर एग्जांपल करंट ऐसे फ्लो करे, ठीक है, या करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करे, अप फ्लो करे, डाउन फ्लो करे, किसी भी तरह से फ्लो करे, चार्जेस फ्लो करें, तो हम लोग कहते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ के, लेट्स से ये आपके पास जो है ना, ये IA है और ये IB है, समझाने के लिए। तो ये मिसाल के तौर पर जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर मेरे पास आ रहा है R, ठीक है, R। तो ऐसे में क्या होता है कि यहां पर आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो माइनस में लिया जाता है, मतलब कि ये अगर कि माइनस IA आ रहा है, मैंने सिर्फ ये A और B सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को डिफरेंट डायरेक्शन की वजह से नाम दिए, ठीक है। और अगर कि आप इसके पर्सपेक्टिव से बात करते हो तो ये भी आपके पास क्या होगा, माइनस IBR होता है। लाइक आसान लफ्जों में करंट रजिस्टर से ऐसे जाए या ऐसे जाए या ऐसे जाए, ऐसे जाए, लूप में किसी भी तरीके से जाए, आपने आंखें बंद करके माइनस लगा देना। मेरी टेक्निक समझ आई है? कन्वेंशन नंबर 1, घर में रहने का तरीका ये है कि पहली बात ये है कि तुमने क्या किया, माइनस का कॉन्सेप्ट समझ लिया। I1R हो, I2R हो, जो भी हो, आपने उसके साथ ये लगाना है, ठीक है, जो भी रेजिस्टेंस हो। अच्छा जी, इसके बाद आपने एक और कन्वेंशन ध्यान में रखनी है। वो कन्वेंशन क्या है? वो कन्वेंशन ये है कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक बैटरी है, ठीक है, ये आपके पास प्लस है और ये आपके पास माइनस है, ठीक है। अगर के चार्जेस जो हैं, चार्जेस मिसाल के तौर पर लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक सिनेरियो बना लेते हैं और ये दूसरा सिनेरियो बना लेते हैं, ठीक है, ये दूसरा सिनेरियो इस तरह से, ठीक है। आप ये देखो, दोनों को अलग कर लेते हैं। अगर के आपके जो चार्जेस हैं वो क्या होता है कि आपके चार्जेस जो हैं वो इस तरह से लाइक कह सकते हैं मूव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर दिस इज लाइक यू कैन से दैट कि ये E1 है। अगर आपका करंट, आपके चार्जेस जो हैं वो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो उस सिनेरियो में आपने इसके साथ लिखना है प्लस E1। मतलब कि ये निशानी होती है कि जब आपका चार्जेस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो उस केस में बैटरी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है, माइनस से प्लस की तरफ। एक मिसाल से समझाता हूं। पानी की मोटर है, ठीक है, पानी की मोटर पानी नीचे से छत पे चढ़ाती है, ठीक है। तो अगर के पानी नीचे से ऊपर की तरफ लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चढ़ना शुरू हो जाए तो इससे कहते हैं कि आपका जो इफेक्ट है वो बढ़ रहा है, पानी की एनर्जी बढ़ रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है उस केस में। लेकिन अगर पानी के साथ दूसरा पानी मिल जाए और इसको नीचे लेके आना शुरू कर दे हाई से लो की तरफ, तो ये माइनस है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। इसी तरह से कन्वेंशनल वे में हम बैटरी की स्ट्रेंथ को ऐसे देखते हैं कि अगर कि आपके पास माइनस से प्लस की तरफ मूवमेंट हो रही है तो ये इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, ये बढ़ा रही है, ठीक है। और अगर कि ये प्लस से माइनस की तरफ है, ये मेरे बैचेस में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, बैचेस से टाइम बहुत होता है तो ये टॉपिकल वे में अगर कि तुम्हें ये टॉपिक पूरा चाहिए, पूरा ये किरचॉफ वाला, तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसको लिंक, अगर के कमेंट ज्यादा हुए मैं अपने बैच का डिटेल लेक्चर है 2 घंटे का तकरीबन होगा, 2-2.5 घंटे, उसमें लाइक हायर एंट्रेंस लेवल जो यूनिवर्सिटी के टेस्ट होते हैं, ECAT MDCAT टाइप टेस्ट होते हैं, उसके लेवल की मैंने डिस्कशन की हुई है। सो बैच का लेक्चर बोर्ड के एग्जाम्स के लिए हम लोग जो तैयारी कराते हैं उसमें होता है। सो ये जो है आपके पास अगर के चार्जेस इस तरह जा रहे हैं तो ये इस E की जो करंट आपके पास जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, इस E2 की वैल्यू आपके पास माइनस में होगी। मतलब यू कैन से दैट कि प्लस से माइनस के साथ इफेक्ट कम होता है, जैसे पानी वाली एग्जांपल ध्यान में रखना, दैट्स इट।
तो अगर के पानी के साथ और पानी मिलकर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये बैटरी की स्ट्रेंथ कम हो रही है, ये कन्वेंशन में हम लोगों ने यूज करनी है। और दूसरे नंबर पर आपके पास क्या होता है कि अगर ये माइनस से प्लस की तरफ है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो प्लस रेजिस्टर से चाहे ऐसे करंट जाए, चाहे ऐसे करंट जाए, चाहे ऐसे करंट जाए, इसको आपने माइंड में रखना है, बस इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो ये कन्वेंशन जो है अपने पास नोट कर लेना, और अभी हम लोग इसको फर्दर अप्लाई करेंगे इस न्यूमेरिकल के ऊपर। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर दोबारा से वैल्यू जो है वो सॉरी पिक्चर जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, और ये पिक्चर आ गई। अब वही वाला काम है कि क्या करना है हमने, हम लोगों ने मतलब कि इसको कह दिया कि यहां पर जो करंट है वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चलती है ना, उसके ऑपोजिट ये I1 ले लिया, और ये हमारे पास I2 है। दैट्स इट। आप इसको I1 कर सकते हो, I2 कर सकते हो। मेरा वो हाथ इस तरफ बन रहा है तो मैंने I1 कर दिया, इसको I2 कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं मतलब कि सीधी साइड से स्टार्ट करता हूँ तो मेरे हिसाब से मतलब कि ना फिर I1 ये, आप I1 ये करके I2 कर दो, कोई मसला नहीं था। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मेरे पास जो ये लूप है, यानी कि जो फर्स्ट लूप है, इसको मैं नाम दे देता हूं कि ये लूप आपका लूप क्या आ रहा है, लूप 1 आ रहा है, ठीक है। ये लूप 1 है और करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। BE आप ये भी कर सकते हैं कि यहां से CBEFEC इसका नाम देकर आप कहते हैं कि ये मैं डिस्कशन कर रहा हूं। मान लेते हैं कि मैंने जो है वो लाइक यहां से स्टार्टअप लिया, मैंने यहां से स्टार्टअप लिया C पॉइंट से, और C पॉइंट से मैं चलता हुआ गया आगे की तरफ। आप लोग मेरा साथ देंगे कि ये जो पोटेंशियल आपके पास आ रहा है ना, जो EMF सोर्स है, इसकी वैल्यू को मैं कहता हूं E1, ठीक है। R की वैल्यू को नाम दे देते हैं, मिसाल के तौर पर यहां से ये R1 है, ठीक है, इसको मैं खुद से नाम दे रहा हूं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये R2 है, ठीक है, या इस तरह कर लेते हैं कि ये R2 है, ठीक है, ये R3 है और ये R4 है। मतलब कि आपके पास क्या हो रहा है, ये नेटवर्क है रेजिस्टर्स का, आप इनके नंबर दे देते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है यहां पर लेट्स से फॉर एग्जांपल कि यहां से स्टार्टअप लिए ना, यहां से स्टार्टअप लेंगे तो क्या होगा कि ये E1 जो है इसके साथ आपने क्या लिखना है दोस्तों, आपने इसके साथ लिखना है प्लस लिखना होगा, क्योंकि ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। मतलब कि छोटी डंडी बड़ी डंडी, ठीक है। वो है एक मीम भी है, मैं वो मीम मेरे ध्यान से निकल गया, उसमें छोटी डंडी बड़ी डंडी का कुछ जिक्र है कि अगर के नेगेटिव से प्लस की तरफ पॉजिटिव की तरफ आपके पास करंट की डायरेक्शन है, सो यू हैव टू यूज E1 के साथ पहले इक्वेशन बनाओ, E1 के साथ प्लस साइन लगा दो। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने यहां से चलना है और इसके बाद आगे जाएंगे, बी पॉइंट को क्रॉस करेंगे, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो R1 है इसका आपने देखना है। अब जहन में थोड़ा सा वीडियो रोक भी सकते हो, मैं भी रुक जाता हूं थोड़ी देर के लिए। R1 के साथ I1 आता है, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू IR। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, क्या आना चाहिए, I1 R1, बात खत्म। माइनस साइन लगा दोगे, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है कि ये जब भी रजिस्टर के अक्रॉस आपके पास जब मतलब कि ना करंट फ्लो करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जब मेंटेन होता है तो एनर्जी डिसिपेट होती है, एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसी और एनर्जी में कन्वर्जन जो वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी या माइनस के कॉन्टेक्स्ट में आपके पास बात आती है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास यहां पर आते हैं, ये यहां से ना आपका करंट जो है वो यहां पर आया और अपने घर में रह रहे हैं, ये लूप 1 हमारा घर है इस वक्त, ठीक है। CBEFC ये मेरे पास एक घर है मेरा, ठीक है, मैंने लूप ले लिया CBEFC, बात खत्म, ठीक है, ओके हो गया। अब मैंने क्या किया कि मेरा जो करंट है वो यहां पे दाखिल हुआ, आगे नहीं जा रहा, मैं यहां से नीचे की तरफ उतर रहा हूं। अब इस वाले केस में जो ये है ना, ये है तुम्हारी फुप्पो, खानदानी फुप्पो है। हमेशा ब्रांच स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल रजिस्टर होता है ना, वो फुप्पो होता है। वो क्या करता है पता है, वो अगर कि तुम लूप 1 की पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो तो वो इधर भी झांक रहा होता है और दूसरे घर में भी झांक रहा होता है, और दोनों का मुश्तरका लाइक कह सकते हैं कि ना हमदर्द बनने की कोशिश कर रहा होता है। लाइक तुम्हें मतलब कि कह रहा होगा कि नहीं वो तुम्हारे बारे में ऐसे कहता है, और उनको कह रहा होगा नहीं तुम्हारे बारे में ऐसे कहता है। कमेंट में बता देना किस किस के फुप्पो ऐसे है, मेरे तो सारी ऐसे, तो तुम जरा बता देना मुझे। सो वी कैन से दैट कि ये जो R3 है ना, इसके लिए एक काम करोगे, क्या करना है, इसको नाम दे देंगे फुप्पो, R3 फुप्पो। सो आपने क्या करना है, जब भी रेजिस्टर से करंट फ्लो करती है ना तो वो माइनस का इफेक्ट होता है, लेकिन इसके लिए ब्रैकेट लगानी है। जब भी फुप्पो आ जाए ना बीच में दो लूप्स में, इस फुप्पो के लिए ब्रैकेट लगानी है, और ब्रैकेट का मैं बताऊंगा कि आगे कैसे करना है आपने। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि यहां पर ये R3 है और इसके बाद यहां से ये R3 को ऐसे ही छोड़ना है, माइनस I मल्टीप्लाई R3। मतलब कि ये जो I है ना, I करंट की वैल्यू है, मैं बाद में बताता हूं कि कैसे लिखनी है।
लेकिन आप इसको ऐसे करके जरा अपना लूप कंप्लीट कर लो कि -I1, ठीक है, और R2 ये आपने कर लिया और इज इक्वल टू आपके पास 0 आ रहा है। ये इक्वेशन आपने लूप 1 की कंप्लीट कर ली। लूप 1 क्या था हमारे पास? लूप 1 हमारे पास था अपना सी बी, इस तरह से था CBEFC, मैंने इस तरह से ले लिया। आप यहां से स्टार्ट ले सकते हैं, यहां से, ठीक है, यहां से स्टार्ट लेकर एंटी क्लॉकवाइज जाना है, क्योंकि आपने जिस तरह करंट की डायरेक्शन रखी हुई है ना, आप यहां से स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। आप स्टार्टिंग पॉइंट आपकी मर्जी का, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट आपकी मर्जी का, टेंशन की कोई गल नहीं है, ठीक है, ओके ओके। सो अब मेरे पास क्या होता है, अब मेरे पास जो है जो अपना सेकंड लूप है उसको हम देखते हैं। ये भी वैल्यू सबसे फसादी चीज ये वाली वैल्यू है। आपने क्या करना है, लूप 2 की बात करनी है, लूप 2 की डिस्कशन करनी है। लूप 2 की डिस्कशन में आप क्या करते हैं कि लूप 2 की डिस्कशन में आप यहां से स्टार्ट ले रहे हैं। अगर आपने यहां से इसको H से स्टार्ट लिया था तो आप यहां से भी स्टार्ट ले सकते हैं, आप यहां से स्टार्ट ले लें। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा कि इस कॉर्नर से हमने स्टार्ट लिया, ओके सीन है। मैं क्यों डिफरेंट बता रहा हूं कि बाज़ों का बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि यार ये क्या मसला है। नहीं, कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हो। ये I2 है, ठीक है। अच्छा, R4 से करंट गुजरेगी I2, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कॉज करेगी इस तरह से, इसको आपने माइनस कहना है, ठीक है, ये माइनस हो गया, दैट्स इट। उसके बाद आप ऊपर जाएंगे, यानी कि इधर से इंटर किए, आपने इधर से इंटर किया, यहां से इंटर किया, स्टार्टअप आपके पास है। उसके बाद आप चले और चलने के बाद आप यहां पर इंटर करके ऊपर की तरफ गए। अब यहां से जब आप ऊपर जा रहे हो ना, तो ये आपका I2 है, ठीक है। और जब आप यहां से आ रहे थे, मैंने गलत एरो ड्रॉ कर दी, तुमने बताया नहीं, ये यहां से इसके एरो इस तरफ ड्रॉ करने, इसके एरो इस तरफ ड्रॉ करने, तो बेसिकली करंट ऊपर चल रहा है। तो हम लोग कहते हैं I2 इस पे जा रहा है, तो ये तो फुप्पो है। फुप्पो के लिए तुमने क्या करना है, इस तरह से माइनस लगाना है और माइनस लगा के ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट लगाने के बाद R3 जबर फुप्पो, ओके हो गया। अच्छा चलो जी, इसको छोड़ दो। माइनस लगाने के बाद करंट, आप समझ लो कि ये करंट है, करंट इनटू रेजिस्टर हमारे पास, ठीक है, ओके सीन है। अब आपने क्या करना है, आप यहां से आगे जाते हो और आगे जाने के बाद आप नहीं कह सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारा E2 है। E2 माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ आपके पास वैल्यू क्या होगी, आपके पास प्लस आती है, यानी कि माइनस से प्लस आपके पास इंक्रीज आता है। सो बेसिकली यू कैन से दैट कि हमारा क्या होगा कि यहां पर आप कहेंगे कि प्लस E2, ये बात आपके पास लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, एंड देन ये चार्जेस घूमते घुमाते वापस आपके इस पॉइंट पर क्या होंगे, रीयूनाइट हो जाएंगे, या हमारे जो घर सेकंड घर है उसमें आपका सिनेरियो बन जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस आपने सबसे पहले बेसिकली डेवलप करनी। कोई भी सर्किट हो यार, कोई भी सर्किट हो, मैंने इतने बेसिक देसी तरीके से समझाया ना, कोई भी सर्किट तुम्हें इसके बाद मुश्किल नहीं लगेगा। मतलब कि मैं लिटरली कह रहा हूं कि अगर तुमने ये टेक्निक अप्लाई की, रजिस्टर के अक्रॉस नाम दे दो आप उस रजिस्टर को, अगर नाम नहीं देते हो डायरेक्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी है कि तुम डायरेक्ट कर सकते हो तो फिर तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न सम लाइक अपनी जो है ना, मतलब कि ये इक्वेशंस हैं ये बनाना सीखोगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो है यहां पर अगर कि आप बात करते हो ना, ये जो अब मेन गेम शुरू हुई है कि हम लोग कहते हैं कि हमारे पास यहां पर वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, ये किसकी बात हो रही है, पहले घर की। आप पहले घर में आ जाओ, ठीक है। पहले घर में आपका जो करंट है वो यहां से आया, और इस करंट को अगर देखें ना तो ये I1 जब इधर से गुजर रहा था ना, I1, तो I1 के सामने जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ना I2 भी आ गया, क्योंकि यहां पर एक करंट नहीं है, यहां पर दो करंट्स हैं। मतलब कि I1 ऊपर से आ रहा था, तो I1 के मुकाबले में ऑपोजिट करंट कौन सा है, ऑपोजिट करंट है I2। जैसे ही I1 ऊपर से नीचे उतर रहा था, I2 जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो I1 के साथ पॉजिटिव ले लोगे और I2 के साथ माइनस ले लोगे, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। ओके सीन हो गया यार। तो हमने क्या करना है कि हम लोग यहां पर कहते हैं, अच्छा सबर, ये माइनस तो बिल्कुल बाहर वाला है ना, ब्रैकेट लगा के आपने कहा कि I1 क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि हमारा मेन फोकस I1 है और उसके ऑपोजिट जो करंट आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए आपने माइनस ले लिया कि इसका जो I1 माइनस I2 का जो इंपैक्ट पड़ता है वो आपका जो है ना, मतलब कि इन दोनों के माइनस होने से जो करंट होगा वो करंट इस R3 में से गुजरेगा। मतलब कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन जिस वक्त ऑपोजिट होती है तो उस सिनेरियो में, उस केस में हम लोग ये कहते हैं कि जो इनका जो सब्ट्रैक्शन के बाद नेट रिजल्ट होगा वो बेसिकली किससे गुजरेगा, R3 से गुजरेगा, ठीक है। यानी कि R3 फुप्पो जो है वो दोनों की बातें सुन रही है। आप ये कहोगे कि आपकी बात को कह रही है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब जब उसकी बात सामने आई है ना, यानी कि तुम्हारे घर के अंदर उसकी बात सामने आई, तो कहते नहीं वो तो ऐसा है,
ऑपोजिट उसको कहेगी कि ये ऑपोजिट मतलब कि ना वो नेगेटिव है, वो उठ पटांग मारे बारे बोलता है, तुम सही हो, तुम पॉजिटिव हो। तो लूप 1 में R3 को अगर देखेंगे तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए तुम पॉजिटिव होगे, I1 पॉजिटिव होगा, और I2 जो पड़ोसी हैं यानी कि तुम्हारे रिश्तेदार दूसरे कोई हैं, वो क्या है, वो बेसिकली मतलब कि उसके ऑपोजिट है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, तो I1 माइनस I2 आ रहा है, और बाहर ब्रैकेट लगा के माइनस जो आ रहा है ना, वो जो कन्वेंशन है या ओहम्स लॉ के थ्रू जो हम लोग बात करते हैं कि डिसिपेशन वाला कॉन्सेप्ट है, तो वो माइनस उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये ब्रैकेट के अंदर वाली बात है, ये डायरेक्शनल बात है, मतलब कि अगर कि I1 इधर आ रहा है और I2 आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इस चीज को आपने माइंड में रखना है। मैं इसके साथ एक और टिप भी दे दूंगा इसको कंप्लीट करने के बाद, लेकिन पहले जो है आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि I1 प्लस I2 माइनस आपने लेनी है। परफेक्ट है। अच्छा, सेकंड घर पर आते हैं। अब ये फुप्पो का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि I2 जो है उसका फोकस मतलब कि ना I2 पर है। I2 को बोलेगी हाँ हम I2 के साथ चल रहे हैं ना, तो I2 जब इसमें से गुजरेगी ना, तो सेकंड घर में तो I2 को वो क्या लेगी, I2 को जो है वो मतलब कि ना लाइक कह सकते हैं कि पॉजिटिव लेगी, इसको आपने ध्यान में रखना है। और I1 जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब कहने का ये हुआ कि I1 को वो क्या कर देगी, I1 नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बेसिकली वी हैव टू सेट अवर फोकस, कि हमारा फोकस क्या है। हमारा फोकस जो है, अगर कि मिसाल के तौर पर I2 है, तो वो फुप्पो कहेगी हाँ यार तुम ठीक हो, मतलब कि तुम्हारे जो साथ में लेके वो गलत है, यानी कि वो नेगेटिव है। तो ये I2 जो है मतलब कि हमने साथ लिया, हम गए 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 I2 को हम जाके लेके जा रहे थे, तो जैसे ही मतलब कि हमने देखा तो हमारे सामने I1 आ रहा था, क्योंकि I1 तो आपके पास I1 और I2 मतलब कि दोनों इसमें से गुजरेंगे। तो जब आप I2 की बात करोगे, I2 पॉजिटिव I1 नेगेटिव, लेकिन जब आप यहां से I1 की बात करोगे तो I1 पॉजिटिव I2 नेगेटिव। तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास जो है वो इक्वेशन सेट हो जाएगी, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। आप इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे तो दिस शुड लाइक साउंड्स लाइक दैट। आपके पास I1 R1, आप इनकी डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हो, I1 और ये I1 और I2 आपने फाइंड आउट करना है। फिर आपने क्या करना है I3, और फिर आपने ये R3 I1 और R2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करके आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, दैट्स इट। मैंने वैसे डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी थी, लेकिन आपके लिए मतलब कि ऐसा है कि आप थोड़ा सा ना एक स्टेप ये ले लेना कि मतलब कि इसमें ना बंदे की जो बेसिक्स है वो बन जाती है, ठीक है। तो ये आपकी सारी मतलब कि किरचॉफ का अगर आपको ये इक्वेशन बनाने आती है ना, फिर तो फिर आगे बच्चों वाली गेम है, बाकी आगे कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहां पर तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की है ना कि दोनों जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। और दोनों करंट जब आपके पास यहां पर अगर के सेंटर से देख रहे हैं ना तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा भी होता है कि दोनों करंट जो है वो सेम टाइम पर आपके पास जो है ना वो सेम डायरेक्शन में जाए। अगर के मान लेते हैं, एक एक्सेप्शन केस बता रहा हूं, आपकी बुक में एक एग्जांपल में लिखा हुआ है ना, वो जो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि अगर के मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये एक्सेप्शनल केस है, इस न्यूमेरिकल के साथ लिंक नहीं करता, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, लेकिन बोर्ड वालों को नहीं पता लगता, वो आपको कुछ भी दिखा सकते हैं, तो आप ना बेसिक सीख लो। मिसाल के तौर पर आपके पास ये सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट ऐसे ही रफली बना लेते हैं, और हमारे पास सेंटर वाला रजिस्टर है। मान लेते हैं कि हमारा जो करंट है वो ऐसे उतर रहा था, मतलब कि हमारा करंट जो है वो I1 जो है वो, अगर कि मैं I1 की बात कर रहा हूं, और I2 जो है वो दोनों सेम मतलब कि ना लाइक कह सकते हैं कि सेम टाइम पे उतर रहा है। लाइक कहने का मतलब ये हो कि इसकी बैटरी का प्लस ऐसे है, ठीक है, ये करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है, और इस बैटरी का प्लस जो है वो इसके प्लस के साथ कनेक्टेड है, तो करंट जो है आपके पास ऐसे चल रहा है, मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि प्लस प्लस दोनों आपस में कनेक्टेड हो, तो फिर उस केस में दोनों का करंट जो है वो सेम टाइम पर नीचे की तरफ उतर रहा है। तो ऐसे केस में आपने फिर एडिशन करनी है। अगर आप लूप 1 की बात करोगे तो उसके लिए आपने I1 प्लस I2 करना है, और अगर कि आप ये लूप 1 है और ये लूप 2 है, तो यहां पर आपके पास जो है वो हो जाएगा I1 प्लस I2। दोनों कंडीशन में करंट की डायरेक्शन अगर के सेम आती है, अगर के करंट की डायरेक्शन सेम है, सो यू हैव टू एड अप द करंट ऐड करना है। लेकिन अगर के करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो फिर आपने अपने फोकस को देखना है कि आप लूप 1 की बात कर रहे हैं या लूप 2 की बात कर रहे हैं। जो आपका घर है आप उसको उस करंट को पॉजिटिव ले लें, जो उसके ऑपोजिट है उसको नेगेटिव ले लें। ये टेक्निक जो है आपके न्यूमेरिकल में यूज हुई है, इसके साथ साथ ये इस तरह का न्यूमेरिकल भी दिखाया जा सकता है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखना यार कि मतलब कि ना न्यूमेरिकल किसी भी तरीके से आ सकता है, और आपने मतलब कि घबराना नहीं है। न्यूमेरिकल बिल्कुल लाइक चिल होता है, इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती, तो इसलिए टेंशन की कोई गल नहीं है पुत्र। तो ये दो इक्वेशन हमने बना ली है। अब दो इक्वेशन हमने बना ली है ना, तो हमने क्या करना है कि हमने यहां पर लाइक सिंपल इनकी वैल्यूज को पुट करना है। तो आपने लूप 1 में क्या किया, लूप 1 में वैल्यूज पुट कर दी, मतलब कहने का ये हुआ कि ये हमारे पास इक्वेशन बनी थी। ये लूप 1 जो है यहां पर अगर हम लोग बात करें ना, तो बेसिकली आपने
ई की वैल्यू पुट की है। अगर के मैं बात करता हूं तो देखो इधर ये हमने जो मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी ना, उसमें हमने क्या किया कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी और आपके पास लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू और इसके साथ साथ ईएमएफ की वैल्यू आपने पुट की है और पुट करने के बाद आप सॉल्व करते हो। सो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है यहाँ पर आप इसको शेप दोगे और वो शेप ऐसे दोगे लाइक मतलब कि सिंपल ही आपको सॉल्व स्लाइड्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो आपने ई की वैल्यू पुट की, लाइक आर आपके आर रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट की एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। ये जो E1 है 1 के साथ मल्टीप्लाई इधर माइनस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, आप एक इक्वेशन सेट करोगे और वो इक्वेशन आपके पास 6i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 9 आती है। इसको आप इक्वेशन 1 कहते हैं, परफेक्ट सीन है। इसके बाद अप्लाइंग केवीएल इन लूप 2, एंटी क्लॉकवाइज जो सेकंड आपके पास जो लाइक हमारा घर था उसमें हमने बात की और उसके बाद सॉल्व करने के बाद आपके पास इक्वेशन ये आती है। अब सिंपल सिनेरियो ये होता है कि आपने दो आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने ना साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आप मतलब कि ना वो जो हम क्लास 8 में, मैंने अपने वक्त में क्लास 7 या 8 में किया था, 8 में जो हम लोग एक्स को सेम करके या वाई को सेम करके मतलब कैंसिलेशन कर लेते हैं। एक टेक्निक तो ये होती है, लेकिन सर मैक के पास हर चीज का शॉर्टकट भी होता है, तो मैं तुम्हें ना एक लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा इस दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करने का। वो तुम कैलकुलेटर 991 ES कैलकुलेटर होता है जिसमें कैल्क का बटन होता है, कैल्क CALC। मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो कमेंट में भी पिन कर दूंगा, शॉर्टकट वाली वीडियो है, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तुमने क्या करना है, वो वीडियो भी देख लेनी है। अगर तुम्हारे पास वो कैलकुलेटर नहीं है तो तुम्हारे किसी हॉल में किसी और के पास होगा। 991 ES कैलकुलेटर से भी होता है, उसे गोरा कैलकुलेटर कहते हैं देसी जुबान में, और 991 MS कैलकुलेटर से भी होता है जिसमें कैल्क का बटन होता है ना, उसे काला कैलकुलेटर कहते हैं MS वाले को। सो ये तुम्हारे लिए नई बातें होंगी, मतलब कि मैं ये अपने वक्त की बात करूं 2010 की, कि उस वक्त ये उनके ये नाम रखे जाते थे, गोरा कैलकुलेटर, काला कैलकुलेटर, उसमें कैल्क का बटन होता है। सो बेसिकली वो डायरेक्ट भी हो जाएगा, दैट्स इट। अब आपने क्या करना है, अगर के फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो आप मिसाल के तौर पर इक्वेशन 1 को, ये जो आपके पास 1 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो एंड फिर उसके बाद आप 2 इक्वेशन से ऐड करते हो, मतलब कि 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये जो प्लस 4i2 है ये माइनस 4i2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद 24i1 माइनस 4i2 इज इक्वल टू 36। दोनों इक्वेशंस को एडअप करते हैं। एडअप आप ऊपर नीचे रख के भी कर सकते हैं, इस तरह लाइन में भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की गल नहीं है, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि बेसिकली अगर आप ऊपर नीचे करके करते हैं तो भी ठीक है, अगर आप लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ, राइट साइड को राइट साइड के साथ भी कर सकते हैं। अगर एक बच्चा है वो कहता है कि नहीं सर मैं जरा कंफ्यूज हो गया हूं, तो मेरे लिए जरा मतलब कि ना इसको साइड पे मतलब कर दें, तो आपने ना इस तरह से देखा वैसे, ठीक है, इस तरह से, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, i1 प्लस 4i2 इज इक्वल हमारे पास क्या आ रहा है, इज इक्वल हमारे पास आ रहा है 6। आप क्या करते हो, इसको सॉल्व करते हो और सॉल्व करने के बाद ये 23 इज इक्वल हमारे पास 42 आता है और ये i1। आप बेसिकली इसको सॉल्व करते हो, i1 की वैल्यू डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ ये आती है, और ये आपने नोट कर लेना है कि 1.826 एम्पियर जो है बेसिकली आपकी वैल्यू है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ लाइक कह सकते हैं i1, ये बेसिकली i1 है, इसकी वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में लाइक जो हमारी इक्वेशन थी आप उसमें पुट कर सकते हो, इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, लाइक सिंपल वे में आप इसकी वैल्यू को पुट करते हो, सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के बाद आपके पास i2 की वैल्यू आ जाती है। अब आपने क्या करना है, आपका जो R1 का करंट है वो i2 माइनस i1 है या i1 माइनस i2 है, आप दोनों कर सकते हो। अगर क्या आंसर माइनस भी आता है तो यार देखना, माइनस का मतलब ये होता है कि मतलब कि माइनस डायरेक्शन शो करता है। अब करंट चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन मतलब कि लास्ट में अल्टीमेटली नहीं आती, ठीक है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो उस केस में अब क्यों करंट स्केलर क्वांटिटी, ये भी कोई कमेंट में पूछ लेगा, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज और प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करती वेक्टर एडिशन में। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ना आपने जब भी इसका सब्ट्रैक्शन लेना है तो i2 माइनस i1 करेंगे, तो यहाँ पर मैंने मॉड लगा दिया। मॉड का मतलब ये होता है कि मॉड का मतलब होगा कि इसका आंसर अगर माइनस भी आए तो वो प्लस होता है, वैसे तो इसका आंसर प्लस ही आएगा। तो 0.13 जो है i2 माइनस i1, क्योंकि r की बात करेंगे ना तो r में से जो आपके पास लाइक कह सकते हैं कि i2 माइनस i1 है, इसको जरा गौर करो। तो i2 माइनस i1 जो है इसको आप जरा देखो, तो ये वो करंट है जो कि R3 में से गुजर रहा है। R3 का करंट जो है वो बेसिकली क्या होता है, R3 का करंट जो है वो हमारा जो है मतलब कि आप आसान लफ्जों में देखोगे ना तो दोनों लूप्स का मुश्तरका करंट होता है। चाहे अगर कि इनकी डायरेक्शन सेम होती तो एडअप होता, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसमें इसीलिए दोनों में आपको सब्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। ये मैंने एक्स्ट्रा केस बताया है, इसका डायरेक्टली इस क्वेश्चन के लिए कोई ताल्लुक नहीं है,
लेकिन बीइंग माय स्टूडेंट मैकियंस वाले कॉन्सेप्ट है, तो फिर तुम्हें ये सारी चीजें सीखनी होंगी, क्योंकि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें भी बताता जाऊंगा। सो ये सीन हमारा हो गया कि आप इसको सॉल्व करते हो, तो फाइनल जो आंसर हमारा आएगा वो आंसर होगा 0.13 लाइक कह सकते हैं एम्पेयर्स, एंड दिस शुड बी लाइक योर फाइनल आंसर। इसको माइंड में रख लेना कि ये हमारा जो है मतलब कि इससे मिलता जुलता न्यूमेरिकल भी आ सकता है। मैं तुम्हें ऐसा कर लेता हूं कि मैं तुम्हें जो हूं मतलब कि इसकी लाइक कुछ असाइनमेंट्स दे देता हूं, और वो तुम असाइनमेंट्स मतलब कि ना चैलेंज कह सकते हो कि तुमने मुझे वो सॉल्व करके देना है। ठीक है, मैं तुम्हें ना यहाँ पर एक चैलेंज बना देता हूँ, देखते हैं कौन सॉल्व करके देता है। इस 6 वैल्यू को आपने 3 वोल्ट कर, ये 9 वोल्ट को आपने 3 वोल्ट कर देना है, इसको आपने 12 वोल्ट कर देना है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है इसकी जो वैल्यू है, लाइक कह सकते हैं कि आर, इसकी वैल्यू को आपने मतलब कि 8 कर देना है। ठीक है, मैं इसको जो है मतलब कि इसके ऊपर नहीं लिखता, मैं इसके साइड पर लिखता हूँ। ठीक है, ओके, मैं इसकी वैल्यू जो है वो मान लेते हैं कि मैं इसकी वैल्यू कर लेता हूँ लाइक 8 ओहम। ठीक है, 8 ओहो ओहो ओहो, इसकी वैल्यू हम लोग कर लेते हैं 8 ओहम। ठीक है, 8 ओहम हो गई, और इसकी वैल्यू हम लोग कर लेते हैं 9 ओहम। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग कर लेते हैं 8 ओहम, और यहां पर एक और रेजिस्टर लगा देते हैं, उसकी वैल्यू हम लोग कर लेते हैं 4 ओहम। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि इस 1 ओहम वाले रेजिस्टर से इसकी वैल्यू नहीं छोड़ता, फुप्पो को नहीं छेड़ता, मुझे बताना कि इस 1 ओहम वाले रेजिस्टेंस से कितना करंट गुजर रहा है। ये है भाई अब तुम्हारी लाइक आम जिंदगी, बल्कि ये आम जिंदगी थी, अब तुम्हारी है मेंटोस जिंदगी। देखते हैं कौन कौन सॉल्व करके देता है। अब जितने ही बच्चे सॉल्व करके देंगे वो मुझे लाजमी मतलब के कमेंट में बताना कि सर आपके इस चैलेंज का जो सही आंसर है वो मैंने निकाला है। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। ठीक है, ये मैंने चैलेंज बना दिया है और आप मुझे इसको सॉल्व करके दोगे। ठीक है, एक तो चैलेंज ये हो गया, चैलेंज नंबर 1। ठीक है, चैलेंज नंबर 2 ये हो गया, ये तो चैलेंज नंबर 1 मैंने सिंपल सा बता दिया। चैलेंज नंबर 2 ये हो गया कि अगर 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 मान लेते हैं कि हमारा जो टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल है, ये वाला जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल आपके पास प्लस कर दूं और ये वाला टर्मिनल में माइनस कर दूं, मतलब कि सिर्फ मैं टर्मिनल की अरेंजमेंट बदला देता हूं, फिर क्या वैल्यू का, किस वैल्यू का करंट गुजरेगा, बस इतनी सी बात है। अब मैं नहीं बताता कि करंट की डायरेक्शन, आप सिंपल सी टेक्निक को आपको पता है कि प्लस से माइनस लेते हैं, लेकिन मैं आपको करके नहीं दिखाता। मुझे तुम लोगों ने इसका जो आंसर है वो तुमने देना है कि सर मतलब कि अगर के आप मतलब कि ना रिवर्स द टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, रिवर्स द टर्मिनल, मैं सिर्फ इतना लिख देता हूं, मैंने बता दी, एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं से देखते हैं कौन कितना काबिल है कि वो मुझे बताएगा। रिवर्स द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, रिवर्स करो, फिर देखोगे क्या होता है। दैट्स इट। ये जो टर्मिनल आपके पास है नॉर्मल आपके पास मतलब कि ठीक है वो थे, उसको हमने सेकंड कंडीशन में रिवर्स किया है, और ये नॉर्मल कैलकुलेशन है। नॉर्मल में मतलब क्या कह सकते हैं कि पुराने वाले तरीके में आपने करनी है, मैंने सिर्फ वैल्यूज वगैरह चेंज की है, एक रजिस्टर लगा दिया है। तो देखते हैं कि कौन परफेक्ट वे में इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करता है। तो चलें जी, बस आज के लिए इतना काफी है। इंशाअल्लाह ताला अपनी कल की क्लास में मिलते हैं, यानी कि अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल से मुराद मेरा नेक्स्ट क्लास से होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपनी जो भी क्यूरी होगी वो कमेंट से बता देना, देखते हैं कि कौन मतलब कि सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करता है। मैं कमेंट पिन करूंगा, मैंने पहले भी बताया, तो परफेक्ट हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लोगे तो डेली बेस पर तुम्हारी मेरी इंटरेक्शन होगी, उसमें हम डेली बेस पर मतलब कि पढ़ते हैं। सो प्रीवियस रिजल्ट्स वगैरह आप लोग हमारे इंस्टाग्राम वगैरह पर देख सकते हैं। बच्चों के साथ हमारा जो इंटरेक्शन है, सारे सब्जेक्ट्स हम लोग ऑफर करते हैं, सारे सब्जेक्ट स्पेशली फेडरल बोर्ड के। तो बस इतनी सी बात है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।